Hey there, bookworms और knowledge seekers. Welcome back to the Book Nook. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो I'm so glad you're here. This is your cozy corner on YouTube जहां हम डाइव करते हैं fascinating world of books में, एक्सप्लोर करते हैं insightful ideas और ऐसी conversations करते हैं जो truly pages को प्रोग्रेस में बदल देती है. चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय साक्षरता की और ये क्यों इतनी जरूरी है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। अक्सर ये सुनने में आता है और हमारे आज के श्रोत भी यही कहते हैं कि भाई आप कितना कमाते हैं, शायद उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसमें से कितना रख पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात को समझने के लिए हम आज रिच डैड पुअर डैड किताब के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सबक पर ध्यान देंगे। अच्छा। कि संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियों मतलब लायबिलिटीज के बीच का जो असली फर्क है उसे समझा जाए। और ये समझ पैसे बनाने में कैसे मदद करती है ना? हाँ बिल्कुल, यही जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम जो बताया गया है वो है संपत्ति और देनदारी का फर्क समझो और संपत्ति खरीदो। सुनने में तो ये बहुत ही बहुत सीधा, लेकिन इसकी जो सादगी है ना वही कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देती है। अच्छा, कैसे? देखिए, रिच डैड ने इसे समझाने के लिए शब्दों से ज्यादा तस्वीरों का और नकदी प्रवाह मतलब कैश फ्लो का इस्तेमाल किया। एकदम सीधी सी बात है, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, पैसा आपकी तरफ लाए। हाँ, और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ये बस नंबरों का खेल है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, शब्दों पे मत जाइए। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो फिर असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? मतलब स्रोत में गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर लोगों के लिए कैश फ्लो के अलग अलग पैटर्न दिखाए गए हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, गरीब व्यक्ति की जो आय होती है वो ज्यादातर सीधे खर्चों में चली जाती है। जैसे टैक्स देना है, किराया है, खाना पीना, आना जाना। उनके पास ना तो ज्यादा संपत्ति होती है ना ही ज्यादा देनदारी, पैसा आया और गया। ठीक है। और मध्यम वर्ग? मध्यम वर्ग, हाँ, वो कमाता तो है, अक्सर अच्छा कमाता है, लेकिन उस कमाई से वो क्या खरीदता है? अक्सर देनदारियां, जैसे होम लोन पर घर, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। लेकिन वो तो इन चीजों को संपत्ति समझते हैं ना? हाँ, घर को तो सब संपत्ति मानते हैं। हाँ, और यहीं पर वो गलती होती है, वो उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देनदारियों के भुगतान और बाकी खर्चों में चला जाता है। और यहीं से वो रैट रेस वाली बात आती है ना, मतलब चूहे दौड़। बिल्कुल। कि आमदनी बढ़ी तो लाइफस्टाइल के खर्चे बढ़ गए, लोन और बड़े हो गए, और नतीजा ज्यादा कमाने के बाद भी लोग उसी चक्कर में फंसे रहते हैं, आगे बढ़ते हुए महसूस नहीं करते। बिल्कुल सही, यही है रैट रेस। इसके बिल्कुल उलट अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपना ध्यान ऐसी संपत्ति बनाने पर लगाते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर दे। अच्छा, जैसे किस तरह की संपत्ति? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, बॉन्ड्स या नोट्स हैं जिनसे ब्याज आ रहा है, या फिर कोई बौद्धिक संपदा जैसे कोई किताब लिखी या पेटेंट लिया जिससे रॉयल्टी आ रही है। तो इस संपत्ति से जो पैसा आता है वो पहले उनके खर्चों को पूरा करता है और जो बच जाता है उसे वापस संपत्ति खरीदने में लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे दोबारा ऐसी ही और संपत्ति खरीदने में निवेश कर दिया जाता है। इससे उनकी संपत्ति का कॉलम लगातार बढ़ता जाता है। अच्छा, यहीं पर वो स्रोत की एक थोड़ी चौंकाने वाली, मतलब थोड़ी विवादास्पद बात आती है कि अपना घर जिसमें हम रहते हैं वो अक्सर संपत्ति नहीं बल्कि देनदारी होता है। ये तो आम सोच के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम सब घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, लेकिन किताब का तर्क सिर्फ नकदी प्रवाह पर आधारित है। मतलब ये कि घर खरीदने के बाद भी वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता रहता है। सोचिए, होम लोन की किस्तें, हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, मरम्मत का खर्चा, बिजली पानी के बिल, ये सब पैसा आपकी जेब से जा रहा है, आ नहीं रहा। और दूसरा तर्क ये भी है कि घर में जो आपका पैसा फंसा हुआ है, हाँ, वो पैसा कहीं और निवेश किया जा सकता था, ऐसी जगह जहां से शायद आय होती या वो पैसा बढ़ता। तो एक तरह से अवसर की लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी नुकसान है। बिल्कुल, पैसे का नुकसान, समय का नुकसान और शायद कुछ नया सीखने के मौके का भी नुकसान। स्रोत सिर्फ आर्थिक नजरिए से देख रहा है, भावनात्मक पहलू से नहीं।
ठीक है, समझ गया। तो क्या ये सारी जो गड़बड़ है ये वित्तीय निरक्षरता मतलब फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है? क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत पढ़े लिखे कामयाब लोग भी आर्थिक रूप से नासमझ हों? हाँ, सामग्री तो यही इशारा करती है। देखिए, हमारे स्कूल और कॉलेज हमें एक अच्छा पेशा अपनाना सिखाते हैं, नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं सिखाते। बिल्कुल। तो कई बहुत पढ़े लिखे ऊंची तनख्वाह वाले लोग भी मेहनत करना तो जानते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि अपने पैसे से अपने लिए मेहनत कैसे करवाई जाए। से अच्छा निवेश है, इन पर सवाल नहीं उठाते। अच्छा, तो फिर सही मायनों में धन का मतलब क्या हुआ? अगर सिर्फ कमाना या नेटवर्थ ही सब कुछ नहीं है तो स्रोत में बकमिंस्टर फुलर की एक परिभाषा का जिक्र है। हाँ, वो बहुत अच्छी परिभाषा है। धन इस बात का माप है कि यदि आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिनों तक अपने मौजूदा जीवन स्तर को बनाए रखते हुए जीवित